इस एपिसोड के शुरुआत में जू गुंग्यू के जाने के बाद वांग क्विंग तैन जुआलिन से कहती है कि तुम्हें जू को शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें इनोसेंट प्रूव किया है। तैन जुआलिन कहता है कि मैं इससे पहले ही उस क्रिमिनल का पर्स चेक किया था और कहता है कि सिर्फ जू गुंग्यू ही इतना केयरफुल नहीं है, चाहे रीजनिंग एबिलिटी हो या थिंकिंग, मैं खुद भी किसी से कम नहीं हूँ। उसके इतने सीरियस तरीके से अपने आप को तारीफ करते हुए देखकर वांग क्विंग खुद को हंसने से रोक नहीं पाती और कहती है कि तुम मेरे सामने खुद को जू गुंग्यू से कंपैरिजन क्यों कर रही हो। तैन जुआलिन भी नोटिस करता है कि वांग क्विंग थोड़ी डिस्ट्रैक्ट लग रही है और वो हल्की सी स्माइल देता है। फिर वांग क्विंग वहां से चली जाती है। दूसरी ओर सू ओंगचेन जू से कहता है कि अगर तुम्हारा पापा को पता चला कि तुम तैन को फंसाने का एक अपॉर्चुनिटी को दिए हो तो वो तुमसे जरूर नाराज होंगे। तो फाइसोजुन कहता है कि शायद साउथ साइड से ही जू गुंग्यू को मारना चाहता है, लेकिन जू गुंग्यू को लगता है कि तैन जुआलिन को फ्रेम करना कहीं न कहीं उसका फादर से रिलेटेड है। शुरू में उसने खुद केस पर्सनली सुनने की बात इसलिए किया था ताकि उसका फादर इस सिचुएशन का फायदा ना उठा सके। फिर घर आने के बाद जू गुंग्यू काफी देर तक वेट करता रहता है, लेकिन वांग क्विंग की कोई अता पता नहीं होता, जिससे वो बहुत वरिड हो जाता है। जू गुंग्यू का चोट देकर मो वांटिंग चिकन सूप ले आती है, लेकिन जू गुंग्यू उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तभी जू गुंग्यू कोई मोमेंट सुनता है और तुरंत बाहर जाकर चेक करता है और सच में वांग क्विंग वापस आ चुकी होती है। तो जू गुंग्यू तुरंत उसके सेफ्टी के बारे में कंसर्न दिखाता है। ये सब देखकर मू वांटिंग क्लियरली इरिटेट हो जाती है और गुस्से से जाती है। फिर अगले दिन एक आदमी मिस्टर लियो आता है और तैन जुआलिन से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, ये बताते हुए कि वो 10 साल पहले उसके फादर का मिलिट्री सर्जन था। ये सुनते ही तैन जुआलिन पूरी तरह से हिल जाता है। उसके दिमाग में तुरंत फ्लैशबैक आने लगते हैं एक वैली में हुई वो खौफनाक बैटल जहां उसके फादर और एल्डर ब्रदर मर गए थे। चारों तरफ खून से भरे कमांडर्स और उस दर्द की यादें फिर से जिंदा हो जाती है। 10 साल बाद मिस्टर लियो से मिलकर तैन जुआलिन उसका हालत पूछता है, जबकि मिस्टर लियो बताता है कि वो अब छोटे मोटे बिजनेस करके सिंपल जिंदगी गुजार रहा है। तैन जुआलिन याद दिलाता है कि कैसे उसके फादर का डेथ के बाद मिस्टर लियो ने तैन आर्मी का टाइटल कैंसिल करने का डिसीजन का स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया था, जिस वजह से मिलिट्री गवर्नर लू ने उन्हें आर्मी से निकाल दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मिलिट्री गवर्नर लू ने कोई कंपनसेशन भी नहीं दी और ऊपर से उस डिफीट का ब्लेम तैन जुआलिन के फादर पर डाल दिया, जिससे तैन फैमिली को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया गया। चाहे तैन जुआलिन ने बाद में तैन आर्मी को लीड करके काउंटलेस विक्ट्री हासिल की हो, लेकिन बंडिट्स के हाथों हुई उस पुरानी डिफीट की बातें आज तक लोगों के बीच घूमती रहती है। मिस्टर लियो कंफर्म करता है कि उसे भी हमेशा से शक था कि उस बैटल में सामने वाले सिर्फ बंडित नहीं थे, क्योंकि उनके टैक्टिक्स काफी एडवांस्ड थे और उन्होंने तैन आर्मी को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया था। फिर वो तैन जुआलिन को एक बुलेट दिखाता है जो उसने उसके फादर के जख्म से निकाले थे और बताता है कि ये बुलेट रेगुलर आर्मी में कम्प्लीटली बैन्ड होता है। मिस्टर लियो इनडायरेक्ट तरीके से तैन जुआलिन को समझाता है कि दुनिया में कई चीजें जैसे दिखती है वैसे होती नहीं है। वो हिंट देता है कि पास के बांडिस और रिसेंट रिवॉल्वेंटरीज दोनों ही शायद कुछ और ही थे। दूसरी तरफ जू गुंग्यू अपने फादर जू बोजुन को इन्फॉर्म करता है कि रिसेंट केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया है और उसका ब्लेम रिवॉल्वेंटरी पार्टी पर डाल दिया गया है। जू गुंग्यू कन्फेस करता है कि वो सच को इग्नोर नहीं कर पाता, लेकिन जू बोजुन ट्रुथ को कम्प्लीटली इररिलेवेंट बोल देता है। वो अपने बेटे को डांटता है कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और तैन जुआलिन को गिराने का गोल्डन अपॉर्चुनिटीज वेस्ट कर दिया है। जू बोजुन समझाता है कि पॉलिटिक्स चेस के गेम जैसे होती है, एक बार लीड हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आता। वो फिर याद दिलाता है कि तैन जुआलिन को तैन आर्मी डिस्बैंड करने की डेडलाइन करीब आ रही है और इसे वो लोग एक मेजर विक्ट्री के रूप में देखते हैं जो उन्हें हर हाल में जीतनी है। दूसरी ओर जाने से पहले तैन जुआलिन मिस्टर लियो को बताता है कि मिलिट्री गवर्नर्स ऑफिस ने पूरे शहर में रिवॉल्वेंटरीज की सर्च ऑर्डर की है, जिससे बिजनेस में डिस्टर्बेंस हो सकती है। मिस्टर लियो खुद को सिर्फ एक बिजनेसमैन बताते हुए कहता है कि उसे किसी ट्रबल की उम्मीद नहीं है, लेकिन तैन जुआलिन वार्न करता है कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। बाद में तैन जुआलिन ओ बुलेट ओल्ड फू को दिखाता है
जो डॉक्टर लियो को पहचान लेता है। वही वेल एजुकेटेड मिलिट्री सर्जन जो कभी तैंजुआलिन के फादर के साथ सर्व करता था। यहीं पर ओल्ड फुकू भी तैंजुआलिन को बताता है कि उसे भी यही शक था कि उसका फादर को नॉर्मल बैंडिट्स ने नहीं मारा था, और ये शक तैंजुआलिन खुद भी सालों से दिल में रखे हुआ था। वो अफसोस करता है कि उस ट्रैजिक बैटल में कोई भी सर्वाइव नहीं बचा, उसने वहां पे असल में क्या हुआ था उसका पूरा सच आज तक सामने नहीं आ पाया। दूसरी ओर सु ओंगचेंग और उसके साथ ही एक न्यूज़पेपर आर्टिकल देकर गुस्से में आ जाते हैं, जिसमें तैंजुआलिन को हेड ऑफ द फोर मार्शल लिखा गया होता है। वो इसे बस चीप पब्लिसिटी बोलकर उड़ा देते हैं। वो तैंजुआलिन के एरोगेंस का मजाक उड़ाते हैं। साथ ही ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि ऑफिशियल रैंकिंग में वो एक पपेट कमांडर के रूप में उनसे ऊपर है। उनका मानना होता है कि तैंजुआलिन जानबूझकर तैन आर्मी डिसबैंड करने में डिले कर रहा है ताकि वो इस कंट्रोल से बाहर निकल सके। एक डांस हॉल में गु के त्रॉक मीटिंग अरेंज करवाकर तैंजुआलिन एंटोन फिल से फेस टू फेस बात करता है। तैंजुआलिन प्रपोज करता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंडर एक आर्मड ग्रुप बनाई जाए जिसमें उसके एक्सपीरियंस सोल्जर हो ताकि शंघाई में ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, खासकर लोकल डिस्प्यूट के लिए जिनके लिए म्युनिसिपल काउंसिल के पुलिस काफी नहीं है। एंटोन फिल उसे याद दिलाता है कि मिलिट्री गवर्नर्स ऑफिस के साथ जो इनिशियल 3 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग तैन आर्मी को डिसबैंड करना जरूरी है और उसका डेडलाइन अब काफी पास आ चुकी है। इस पर तैंजुआलिन आर्ग्यू करता है कि उसके सोल्जर बैटल फील्ड के लिए बने हैं, फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं। वो ये भी बोलता है कि ऐसे अनस्टेबल टाइम में शांघाई के लिए एक लॉयल एक प्राइवेट आर्मड फोर्स बहुत वैल्यूएबल होगी। एंटोन फिल को ये प्रपोजल इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन वो तैंजुआलिन से सिंसियरिटी मांगता है। एंटोन फिल की गु में इंटरेस्ट नोटिस करके तैंजुआलिन प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए एक वेरी रोमांटिक इवनिंग अरेंज करेगा ताकि उसका सपोर्ट मिल सके। बाद में सु ओंगचेंग जुगोंग्यू को बताता है कि तैंजुआलिन एंटोन फिल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है ताकि तैन आर्मी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर्मी में कन्वर्ट किया जाए। सु ओंगचुन को डर होता है कि एंटोन फिल इस आइडिया से इन्फ्लुएंस हो सकता है क्योंकि अनसर्टेन टाइम में एक प्राइवेट आर्मड फोर्स उसके लिए फायदेमंद होगी। वो यहाँ तक कह देता है कि उन्हें रिसेंट मर्डर का ब्लेम तैंजुआलिन पर डाल देना चाहिए था, लेकिन जुगोंग्यू इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो जस्टिस को प्रायोरिटी देता है। इसी वजह से जुगोंग्यू डिसाइड करता है कि उसे खुद एंटोन फिल से मिलना पड़ेगा। उधर मू वैंक्विंग तैंजुआलिन से मिलने आती है, उसकी इंजरी के बारे में पूछती है और ये भी सेंस करती है कि वो तैन आर्मी की रीसेटलमेंट को लेकर काफी टेंस है। वो ऑफर करती है कि वो अपने फादर से बात करेगी क्योंकि मू फैमिली की इंडस्ट्री उसके सोल्जर को अच्छी सैलरी के साथ जॉब दे सकती है। तैंजुआलिन इस पर्टिकुलर मैटर में उसकी हेल्प पोलाइटली रिफ्यूज कर देता है, लेकिन ये भी कहता है कि अगर फ्यूचर में उसे सच में मदद की जरूरत पड़ी तो वो जरूर उसे कांटेक्ट करेगा। बाद में जुगोंग्यू मो वांगविंग को बताता है कि उसका एंटोन फिल के साथ अपॉइंटमेंट है जिसमें तैन आर्मी के रीसेटलमेंट पर बात होगी और वो सजेस्ट करता है कि वो डिनर के लिए उसका वेट ना करे, लेकिन मू वांगविंग इंसिस्ट करती है कि वो उसके साथ चलेगी, ये बोलते हुए कि शंघाई में मू फैमिली का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है और वो ऑफिशियली उसका सेक्रेटरी भी है। और रीजन देते हैं कि उसके प्रेजेंस से रीसेटलमेंट प्रपोज फास्ट हो जाएगा जिससे जुगोंग्यू जल्दी यूचेंग वापस जा सके। पहले जुगोंग्यू थोड़ा एसिटेट करता है लेकिन आखिरकार वो मान जाता है। इस बीच गु तैंजुआलिन से मिलती है और थोड़ी अननॉयड लगती है क्योंकि उसने एंटोन फिल का डिनर इनविटेशन सिर्फ उससे मिलने के लिए कैंसिल कर दिया था। वो बताती है कि एंटोन फिल ने उसे एक फीमेल कंपेनियन के साथ मार्शल जू के साथ डिनर पर चलने का इनवाइट दिया था। ये सुनते ही तैंजुआलिन को समझ आ जाता है कि मार्शल जू से मतलब जुगोंग्यू है, और जैसे ही वो फीमेल कंपेनियन के बारे में सुनता है वो क्लियरली रेस्टलेस हो जाता है और वो बिना कुछ बोले मीटिंग की तरफ रश कर जाता है। डिनर पर जुगोंग्यू और मो वांगविंग एंटोन फिल के साथ ज्वाइन करते हैं। जुगोंग्यू बात उठाता है कि जापानीज कॉटन मिल चाइनीज मिल को लो इंटरेस्ट लोन ऑफर कर रहा है। इस पर मो वांगविंग अपनी फैमिली बिजनेस एक्सपीरियंस का यूज करके एक्सप्लेन करती है कि ये लोन्स एक्चुअली जापानी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसका एम
चाइनीज मार्केट को नीचा लाना है, जो पहले ही तियानजिन और क्वेंगाडो में हो चुका है। वो ये भी स्ट्रेस करती है कि अगर इंडस्ट्री जापानीज कंट्रोल में चली गई तो मिलिट्री और सिविलियन दोनों के लिए जरूरी सप्लाईज उनके हाथ में आ जाएगी। इसके बाद मू वैंक्विंग प्रपोज करती है कि मू फैमिली स्ट्रगलिंग चाइनीज मिल को इंटरेस्ट फ्री लोन देगी। फिर जुगोंग्यो अपना मेन प्रपोजल रखता है, डिस्बैंड तैन आर्मी सोल्जर को इन्हीं मिल्स में रीसेटल किया जाए। इससे मिल को मैन पावर मिलेगी। रीसेटलमेंट सब्सिडी की वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा और जापानीज लोन रिजेक्ट कर पाएंगे और साथ ही तैनजुआलिन का चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर्मी बनाने का प्लान भी फाइल हो जाएगा। एंटनफिल को जुगोंग्यू के असली इंटेंशन समझ आ जाता है और वो सीधा पूछ लेता है कि क्या वो तैनजुआलिन का आर्मी को बैन करना चाहता है। इसके बाद एंटनफिल टॉपिक चेंज करके मू वैंक्विंग पर फोकस करता है और उसे सिंसियरिटी दिखाने के लिए ड्रिंक करने को बोल देता है, जबकि मू वैंक्विंग पहले बोल चुकी होती है कि उसके अल्कोहल टॉलरेंस लो है। फिर एंटनफिल एक ड्रिंकिंग गेम सजेस्ट करता है। मू वैंक्विंग हर एक ड्रिंक लेगी और उसके बदले में जुगोंग्यू उसकी तरफ से 6 ड्रिंक्स पीनी होगी।